नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, शानदार होंगे आप लोग। और लीजिए, आप लोगों का बिहार एसएससी CGL4 आप लोगों का बहुत बड़ा वैकेंसी मौका है आपके पास बहुत अच्छा करने का। और साइंस में आप लोगों को अच्छा करवाने के लिए हम आ चुके हैं। टेंशन मत लीजिए, आप लोग आराम से पढ़िए। और अगर किसी भी दिन आपको 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन अगर नया नया मिल रहा है तो समझिएगा कि काबिल तारीफ है वो। लीजिए, देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड। एक बात बताइएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ना, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार होती है। अम्ल वर्षा के लिए आपका नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक आपका ऑक्साइड जिम्मेवार होते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जिम्मेवार होते हैं अम्ल वर्षा के लिए। तो अम्ल वर्षा में देखिएगा तो एसिड रेन की बात करते हैं। एसिड रेन, एसिड रेन का अगर देखा जाए कि अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है, कहिएगा पीएच बराबर होती है 5.6 से क्या होती है, कम होती है। ये बताइएगा इसमें H2SO4 ग्रेटर देन होती है, क्या हो गया, HNO3। तो एसिड रेन में ज़्यादा जिम्मेवारी किसके पास है, सल्फ्यूरिक अम्ल की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। तो बताइएगा एसिड रेन के लिए जिम्मेवार होती है सल्फर का ऑक्साइड हो गया। इसकी मुलाकात किससे कर दीजिएगा, 2 नंबर से कर दीजिएगा। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग CFC के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइक्लोर। देखिए CF2Cl2 भी कहते हैं, इसी को फ्रियोन भी कहा जाता है। कहिएगा इसकी मुलाकात हम लोग कह देंगे ओजोन परत के क्षरण के लिए होती है। ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन इकाई में मापी जाती है। किस इकाई में, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ओजोन परत की मोटाई को, ओजोन परत की मोटाई को, ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन इकाई में मापी जाती है। मोटाई को क्या चीज में, डॉब्सन, डॉब्सन इकाई पूछता है, डॉब्सन इकाई में मापी जाती है, में मापी जाती है। सही बातें तो हैं, यहाँ पर डॉब्सन इकाई में मापी जाती है। ओजोन परत की क्षरण का मुख्य कारण होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। यही हमारा ना CFC होती है, CFC। चलो भाई लिख देते हैं यहाँ पर CFC कह दीजिएगा। क्लोरोफ्लोरो क्या बोलिएगा, कार्बन कह दीजिएगा, इसको क्लोरोफ्लोरो कार्बन कह दीजिएगा। यही तो बातें हैं यहाँ पर, हमारा यही चीजें हैं यहाँ पर। तो लीजिए, ये तो हो गया। नाइट्रेट और फॉस्फेट की बात करते हैं। तो ये हमारा पारा जो होती है मीना माता रोग के लिए होती है, मीना माता रोग। इसकी मुलाकात 3 से करवा दीजिएगा। तो इसकी मुलाकात जरूर हमारा किससे हो जाएगा, तो कहिएगा कि 1 नंबर से हो जाएगा। तो बताइएगा कोई है, 2 4 1 3, 2 4 2 4 1 3, 2 4 1 3 हो गया। बी नंबर ऑप्शन सही है। और समझ लीजिए बातों को, एक बात और, मीना माता रोग जो होती है ना, मीनी माता रोग शरीर में आपका Hg की अधिकता के कारण, शरीर में Hg की अधिकता, कहिएगा Hg की अधिकता, Hg की अधिकता के कारण होती है, अधिकता के कारण होती है। ये बताइएगा पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। ठीक ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करेंगे तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता, देखिए पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता, नाइट्रेट NITRAT, नाइट्रेट की अधिकता से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, SYNDROME सिंड्रोम होती है। ऑक्सीजन यातायात को अवरुद्ध कर देता है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। ये सब का सब हमारा प्रदूषण से, यानी कि प्रदूषण जनित रोग होती है, सब का सब प्रदूषण जनित रोग होती है ये। चलिए आ गया ना ये। अब एक बात बताइएगा, नाइट्रेट की अधिकता से होती है ब्लैक फुट की बीमारी, आर्सेनिक से होती है। देखिए एक और हम लिख दे रहे हैं, ब्लैक फुट की बात करते हैं तो ये किसके कारण होती है, आर्सेनिक।
एएस हो गया। इटाई इटाई रोग किसके कारण? कैडमियम के वजह से होती है। इटाई इटाई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? कैडमियम कह दीजिएगा। ये सब याद रखना है। बताइए एसिड रेन पीएच मान, अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अम्ल वर्षा का नाम दिया गया है। बन गया ना, यहाँ पर सारा का सारा बातें यहाँ बता दिया गया। लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रम लैटरल इन्वर्स को सही ढंग से समझाता है? सुनिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होती है? कहिएगा आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के आभासी। सुनिए, आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर होती है। और समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है ना, वो जो होती है पार्श्व व्युत्क्रम को प्रदर्शित करती है। ये क्या होती है पार्श्व व्युत्क्रम? समझिएगा, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने अगर हम लोग ई ऐसे दिखा रखते हैं तो अंदर में ये ऐसे बन जाती है। इसी को लैटरल इन्वर्स कहते हैं। पी ऐसे होगा तो ये ऐसे दिखाई देगा। यहाँ आर हमारा ऐसे होगा तो ये हमारा इस तरह का दिखाई देगा। यही तो है, इसी को तो लैटरल इन्वर्स कहते हैं। अगर वहाँ समतल दर्पण लगा हुआ है, हम अपना दाहिना हाथ ऐसे हम निकाल रहे हैं तो अंदर में कौन दिखाई देगा? बायां की ओर दिखाई देती है वो। इसी को लैटरल इन्वर्स कहते हैं, पार्श्व व्युत्क्रम कहते हैं, जो समतल दर्पण प्रदर्शित करती है। तो प्रतिबिंब का ऊपरी भाग नीचे और नहीं सर, गलत हो गया ना ये। करे कि प्रतिबिंब का बायां भाग, हाँ बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देती है। बहुत अच्छा जवाब। यही है हमारा लैटरल इन्वर्स होती है, जिसको हम लोग पार्श्व व्युत्क्रम के नाम से जानते हैं। जरा एक बार आपका हम कमेंट्स पढ़ना पसंद करेंगे। क्या है भाई कमेंट्स में आप लोगों का? जरा एक बार आपका हम कमेंट्स पढ़ना पसंद करेंगे। अच्छा लग रहा है आपका कमेंट्स पढ़ना हमें, ठीक ना? हाँ चलिए भाई, हो गया क्लियर ना? हाँ आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाए ना, आगे आ जाते हैं। लीजिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, जरा एक बार देख लीजिएगा। ये लीजिए भाई, क्या कह रहा है कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हेलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। सही बात तो है, जबकि अन्य हेलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। तो ये बताइए गलत है कि ये सही है? तो ये कह दीजिएगा सर ये तो सही है हमारा, ये तो हमारा सही है। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। सही बातें हैं ये। तो एक बात बताइएगा, फ्लोरीन हमेशा -1, चाहे किसी भी आपका यानी कंपाउंड के साथ होगा, फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। देखिए फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है और इसमें डी कक्षक नहीं होते हैं। ये भी तो सही है कि इसमें डी कक्षक नहीं होते हैं, ये बातें भी सही है। तो एक बात बताइएगा, फ्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ 9 होती है, तो कह दीजिएगा 1s2 2s2 2p 2p कितनी होती है? तो कहिएगा 5 होती है। पहला घर में 2 गो, दूसरा घर में 7 गो। तो बताइए K सेल हो गया और L सेल हो गया। तो ये बताइएगा इसमें D कक्षक है क्या? इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में प्रवेश करता है? तो कहिएगा कि सर जी नहीं, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। तो कहिएगा यह P ऑर्बिटल का P कक्षक का सदस्य है, यह P कक्षक का, कहिएगा कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। और याद रखिएगा यह कह रहा है कि ये P कक्षक नहीं होते हैं, इसमें D कक्षक। सही बात तो है, इसमें D कक्षक नहीं होते हैं। सही बात है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करेगा वो उसी ब्लॉक में आता है। ये आपका यानी कि P ऑर्बिटल अंतिम इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश किया है? P ऑर्बिटल में प्रवेश किया है इसका। तो P D कक्षक नहीं होते हैं और इसमें D कक्षक नहीं होते हैं। सही बातें हो गया, K हो गया और यहाँ हो गया क्या? L हो गया, यहाँ पर L हो गया। यहाँ पर दोनों का दोनों क्या है?
सही है, दोनों का दोनों हमारा सही है। तो कौन नंबर हो जाएगा सही? सही जवाब दे दीजिए आप लोग, तो जल्दी जल्दी इसका जवाब दे दीजिएगा। तो 4 का भी क्या आ रहा है? 4 का भी क्या ऑप्शन आ रही है बता दीजिए आप लोग। अब 4 का भी ऑप्शन क्या आने लगी हमारा? तो कहिएगा हाँ सर 4 का भी हमारा सही जवाब आ गया, 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। 4 का कितना नंबर? 1 नंबर ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करती है ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नीचे लिख लीजिएगा। अगले नंबर पर आते हैं। लीजिए भाई, एक छात्र के पास 2 अज्ञात रंगहीन विलयन ए और बी है। ए और बी है। विलयन ए फिनेप्थिलीन के साथ गुलाबी रंग देता है। तो फिनेप्थिलीन के साथ गुलाबी रंग देता है, तो बताइएगा फिनेप्थिलीन जो होती है ना, देखिए क्षारीय विलयन में जो होते हैं ना, देखिए विलयन ए फिनेप्थिलीन के साथ गुलाबी रंग देता है। क्षार जो होती है फिनेप्थिलीन के साथ गुलाबी रंग देता है, तो ये जरूर हमारा क्षार होगा। विलयन ए बराबर कहिएगा विलयन ए जो होती है ए बराबर क्षार हो गया। क्षार इसका पीएच मान ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। और विलयन बी मिथाइल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है, तो बताइएगा विलयन बी जो होती है, विलयन बी हमारा अम्ल होती है। अम्ल जो होती है ना, ये कहिएगा कि फिनेप्थिलीन आपका मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा? तो कहिएगा कि मिथाइल ऑरेंज के साथ, कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज के साथ लाल। हाँ सर, तो विलयन बी हमारा जो होती है ना, कहिएगा कि ये हमारा अम्ल होती है। ये क्या हो गया हमारा? अम्ल होती है। और अम्ल जो होती है ना आपका फिनेप्थिलीन विलयन जो होती है, फिनेप्थिलीन विलयन में अम्ल लाल ही देख देता है, तो जरूर हमारा आ जाएगा आपका यहाँ पर इसका पीएच मान जो हो जाएगा लेस देन क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सही जवाब बन गया आपका एक। आपका कितना नंबर आ गया? तो कहिएगा 5 का सर जी बी नंबर आ जाएगा। 5 का क्या हो गया? बी नंबर हो जाएगा। सही जवाब यहाँ पर बन गया आपका। तो याद रखेंगे आप लोग, इस बातों को भी कम से कम ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छी बातें हैं ये भी हमारा, बहुत शानदार बातें हैं ये भी हमारा। ठीक है, हाँ सब लोगों का कमेंट्स आ रही है ना सही सही? हाँ लीजिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा सर इस चीज को, इसको याद रखिएगा आप लोग, इसको याद रखना है। ये कंप्यूटर का सवाल है, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु की बातें नहीं होनी चाहिए। ये कंप्यूटर की बातें हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको रखना पड़ेगा। आप ही लोग बता दीजिएगा इसका सही जवाब कौन सा होने वाली है। ठीक ना, इसका सही जवाब आप ही लोग बता दीजिए कौन सा होने वाली है इसका। तो बता दीजिएगा छठा का कौन नंबर हो जाएगी आपका? तो कह दीजिएगा कि सर सही बात है, CERN होती है। इसका किस संगठन में हुआ था? तो कहिएगा CERN में। याद रखिएगा इस चीज को, हम इसमें कंप्यूटर में हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे आपको। निम्नलिखित में कौन एक उष्माशोषी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? हम जो लिख रहे हैं उस चीज को समझ लीजिए पहले, और समझ जाइएगा तो ठीक है। ये ठोस हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा द्रव हो गया, एक तरफ हम लिख दे रहे हैं क्या? गैस लिख दे रहे हैं। और एक बात बताइएगा, यहाँ प्लस ताप हो गया, यहाँ पर प्लस ताप हो गया, यहाँ पर भी कहिएगा कि प्लस ताप होती है। यहाँ पर एक बात बताइएगा, यहाँ पर कहिएगा माइनस ताप कह दीजिएगा, यहाँ पर भी कहिएगा माइनस ताप कह दीजिएगा। और एक बात बता दीजिएगा हमें, अगर ये इसमें आ रहा है तो क्या कहलाता है ये? तो कहिएगा संगलन कहलाता है। संगलन कहलाता है। ये इसमें आती है तो ये हमारा वाष्पन कहलाती है, वाष्पन। अगर ये डायरेक्ट कूद कर यहाँ आ जाता है तो इसको ऊर्ध्व पातन कहिएगा। ये सब का सब में प्लस ताप है। प्लस ताप का मतलब कि उष्मा, प्लस ताप बराबर उष्मा शोषी होती है, उष्मा शोषी में आती है। और माइनस ताप का मतलब होती है उष्मा छेपी में आती है। किस में आती है? उष्मा छेपी में आती है। तो सुनिए, अब हम यहीं पर हम लोग बैक आ जाते हैं, बैक आते हैं। अगर ये इसमें आती है तो ये होती है संघनन होती है। ये इसमें आती है तो ये होती है हिमांक होती है।
अगर ये बेचारा कूद कर डायरेक्ट इसमें आता है तो निक्षेपण होती है, निक्षेपण होती है। तो ये सब हमारा उष्मा छेपी अभिक्रिया में आता है। तो बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना हमारा किस में आता है? तो उष्माशोषी में आती है। तो ये उष्माशोषी में आएगा बर्फ का पिघलना। वा जल का, जलवाष्प का संघनन, जलवाष्प का संघनन हमारा किस में आएगा? तो कहिएगा उष्मा, आपका उष्मा छेपी में आ जाएगा। माइनस ताप है ना, तो कहिएगा उष्मा छेपी में आ जाएगा हमारा। ये क्या होगा? उष्मा छेपी में आ जाएगा। ये भी हमारा उष्मा छेपी में आ जाएगा, उष्मा छेपी, उष्मा छेपी में आ जाएगा। किस में आएगा ये भी? तो कहिएगा उष्मा छेपी, उष्मा छेपी में आएगा। मीथेन का दहन, तो ये भी उष्मा देता है ना, तो ये भी हमारा उष्मा छेपी में आ जाएगा। तो बताइए उष्मा शोषी में कौन आएगा? 1 नंबर ही हमारा उष्मा शोषी में आएगा। बहुत अच्छा सवाल, इसको याद रखिएगा। मोस्ट VVI बातें हमने लिखा है। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? ठोस से सीधे गैस में बदलना। अगले नंबर पर आते हैं, इसको पढ़ लीजिए और दे दीजिए जवाब। अभिकथन ए, ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। एकदम सही बातें हैं। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव या गैस। बताइएगा ध्वनि की चाल पूछा जाएगा कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? कहिएगा ठोस, ग्रेटर देन द्रव, ग्रेटर देन क्या बोलिएगा? कहिएगा गैस। ये बताइए निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में, वैक्यूम में ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल, निर्वात में ध्वनि की चाल जो हो गया ना, लड्डू मीटर पर सेकंड होती है मेरे लड्डू लोग। तो ये बताइएगा निर्वात में ध्वनि नहीं चल पाती है, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम, ठीक ना? हाँ, सबसे ज़्यादा निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है कि यहाँ पर ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगे होती है। सही बात है। तो मैकेनिकल वेव होती है। कौन वेव? मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव होती है, जिन्हें संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। सही बातें तो है। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यांत्रिक तरंग को हम लोग, ध्वनि तरंगे क्या है? यांत्रिक तरंगे होती है। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए, यांत्रिक तरंगों के, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। यही तो बातें हैं हमारा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से के आपका मिलान करना है। सवाल की बात करते हैं, सुनिए मेरी बात। थैलोफाइटा में अगर कह दीजिएगा थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा जो होती है ना, एगो होती है ब्रायोफाइटा। तो कहिएगा जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होती है। कहिएगा पौधा जड़, तना और, पौधा जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होती है। तो कहिएगा पौधा, पौधा जड़, तना और पत्ती में, पौधा जड़, तना तथा जड़, तना तथा पत्ती में, पत्ती में विभेदित नहीं होती है, विभेदित नहीं होती है, नहीं होती है। इसी में ना हमारा आता है, आपका कवक आता है, शैवाल आता है, और हमारा क्या लाइकेन आता है, इसी में आता है। और ये बताइए थैलोफाइटा के बाद में हम लोग कहेंगे कि नो वैस्कुलर बंडल, नो वैस्कुलर, वैस्कुलर बंडल, नो वैस्कुलर बंडल, इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं होती है। वैस्कुलर बंडल में हमारा आता है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम प्लस PHLOEM, फ्लोएम नहीं होती है। और ये बताइएगा ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इसमें भी जड़, तना और पत्ती, पौधा जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है।
कहिएगा जड़ तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है। पादप जो होंगे हो गए इसमें पादप, कहिएगा कि पौधा जड़ तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है। पौधा जड़ तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है, थैलस के रूप में होती है। विभेदित नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें भी कहिएगा पादप जगत का उभयचर कहते हैं। पादप जगत का उभयचर इसको कहा जाता है, उभयचर के नाम से जानते हैं। एम्फीबियंस, AMPHIBIANS, एम्फीबियंस कहा जाता है। नो वैस्कुलर बंडल, इसमें भी वैस्कुलर बंडल नहीं होती है। ठीक है, अब समझ लीजिएगा। तो अब बताइएगा टेरिडोफाइटा जो होती है प्रथम संवहनी पौधा, प्रथम कहिएगा संवहनी पौधा होती है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक ना, प्रथम संवहनी पौधा, इसमें जड़ तना और पत्तियों में विभेदित होती है ये। तब बताइएगा शैवाल, बनाइए पहले आप लोग, बताइएगा पादप जगत के उभयचर आपका संवहन उत्तक रहित। हाँ सही बात तो है, पादप जगत का उभयचर संवहन उत्तक इसमें नहीं होती है। तो इसकी मुलाकात 4 से करवा दीजिएगा। बताइए शैवाल में कहिएगा वैस्कुलर उत्तक वाले प्रथम स्थलीय पौधे, ये हमारा टेरिडोफाइटा में आ जाएगा। तो टेरिडोफाइटा की मुलाकात कर दीजिए किससे, 1 नंबर से कर दीजिए भाई मेरे, 1 नंबर से कर दीजिए। बहुत अच्छा भाई सवाल है ये। देखिए आवृत्ति बीजी का मतलब कि फल के अंदर बीज दोहरा निषेचन होती है। इसकी मुलाकात 2 नंबर से कर दीजिएगा। शैवाल की बात करेंगे तो थैलॉइड होती है, थैलस के रूप में होती है, शरीर आपका थैलस के रूप में होती है। तो ये बताइएगा थैलॉइड होती है, थैलस के रूप में होती है। इसकी मुलाकात 3 नंबर से करवा दीजिएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 है कोई ऑप्शन? तो हाँ सर 3 4 1 2, 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। 9 का कितना नंबर आ गया? 1 नंबर आ गया। बे देखिए कितना शानदार सवाल था ये आपका, बहुत शानदार सवाल है ये आप लोगों का, है ना, बहुत शानदार सवाल। तो बताइएगा 9 का 1 नंबर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा जवाब देते रहिएगा आप लोग, ताकि हमें भी पता चले कि ये सोए हुए नहीं हैं आप लोग। देखिएगा पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकता है, क्यों? इसलिए नहीं चिपकता है कि आपका ये जो होती है ना, देखिए चिपकता वही है अगर ससंजक बल, सुनिए मेरी बात, कहिएगा हम यहाँ पर कह देंगे कि आपका ससंजक बल ग्रेटर देन असंजक बल, तो कहिएगा द्रव ठोस की दीवार से नहीं चिपकेगा। कहिएगा द्रव ठोस की दीवार से नहीं चिपकेगा। द्रव ठोस की दीवार से चिपकेगा? तो कहिएगा नहीं चिपकेगा सर, नहीं चिपकता है, द्रव ठोस की दीवार से नहीं चिपकता है। अब बता दीजिए इसका सही जवाब आप लोगों का हो गया ना, ये क्या होने वाली है, इसका सही जवाब बता दीजिए। तो प्लीज, कह रहा है कि द्रव ठोस की दीवार से नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। कब नहीं चिपकेगा? तो कहिएगा अगर ससंजक बल ग्रेटर देन असंजक बल। ससंजक बल को इंग्लिश में क्या, देखिए अगर यही रहता कि ससंजक बल लेस देन असंजक बल, तो कहिएगा द्रव ठोस की दीवार द्रव यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाषा में, द्रव ठोस की दीवार को गीला कर देगा। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पर कह रहा है कि बताइएगा पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? तो कहिएगा कि वहाँ पर जो है ना ससंजक बल कमजोर है, किससे? आपका नहीं चिपकने का कारण क्या है कि ससंजक बल बड़ा है, तो ससंजक बल असंजक बल का अभाव। तो कहिएगा हाँ यहाँ पर असंजक पृष्ठ तनाव, तो कहिएगा आपस में मिले नहीं हो सकते हैं, तेल की अपेक्षा जल हल्का है। तो कौन नंबर होगा आंसर इसका? बता दीजिएगा। 37
37 का एक ही नंबर ना आंसर आएगा हमारा। तो हाँ सर 37 का 1 नंबर आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ससंजक बल बेचारा बड़ा ज़्यादा हो गया, उसके रिस्पेक्ट में असंजक बल का क्या है, अभाव है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। लीजिए, पारी की बूंदों को संपर्क में लाने पर, पारे की बूंद को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है कि कोई भी द्रव सिकुड़ कर कम से कम एरिया प्राप्त करना चाहता है, तो द्रव में सिकुड़ कर कम से कम एरिया प्राप्त करने के गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो हम लिख देंगे कि द्रव में सिकुड़ कर कम से कम द्रव में सिकुड़ कर कम से कम एरिया प्राप्त करने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव कहा जाता है, सरफेस टेंशन कहा जाता है। यही कारण है कि कहिएगा कि पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। यही कारण है हमारा यहाँ पर। चलिए ये बातों को समझ लीजिएगा। तो द्रव में सिकुड़कर कम से कम एरिया प्राप्त करने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। बताइए, द्रव में ये गुण होते हैं, द्रव में सिकुड़कर कम से कम एरिया प्राप्त करने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन बराबर होती है, सरफेस टेंशन, तो याद रखेंगे सरफेस टेंशन जो होती है ST बराबर होती है बल बटा लंबाई होती है। बल बटा क्या होती है? लंबाई होती है। फोर्स बाई L होती है। इसका अगर इकाई पूछा जाएगा कि इकाई क्या होती है, तो न्यूटन बटा मीटर होती है। बताइएगा, पृष्ठ तनाव में द्रव में सिकुड़ कर कम एरिया प्राप्त करने के गुण को कहते हैं। हाँ, हम लिख दें कि ज़्यादा एरिया। न्यूनतम आयतन बनाए रखना, नहीं सर, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहा C नंबर ऑप्शन सही हो गया। 38 का कितना नंबर आ गया? C नंबर ऑप्शन सही हो गया। लीजिए 39 नंबर पर आ जाइएगा। एक व्यक्ति उस नाव में बैठा है जो किसी तालाब में तैर रही है। यदि वह व्यक्ति तालाब से कुछ पानी पी लेता है, थोड़े है कि पूरा का तालाब का पानी पी गया, नहीं ना, तो तालाब का जल स्तर क्या रहेगा? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहेगा। थोड़ा सा पानी पी लिया तो क्या होगा? तालाब का जल स्तर क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। तो क्या होने वाला है? तब बताइएगा 39 का C नंबर ऑप्शन सही है। एक वस्तु पर लगने के देखिए, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी वह कार्य शून्य होगा यदि किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो। देखिए विस्थापन बताइएगा, W बराबर F इंटू S होती है cos थीटा, W बराबर FS cos थीटा। अगर विस्थापन बताइएगा, विस्थापन डैश हो, यदि S बराबर 0 हो तो बताइएगा क्या हो जाएगा? W का मान 0। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कहिएगा W का मान 0 हो जाएगा। यही तो कहानी है भाई। तो ये क्या हो जाएगा? यदि विस्थापन नहीं हो रहा है, बल लगा रहे हैं लेकिन बल के कारण वस्तु में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, बल लगा रहे हैं लेकिन वस्तु आपका गति नहीं कर रही है, वस्तु में विस्थापन नहीं हो रही है बल के लगने के बावजूद भी, तो यहाँ पर आपके बल द्वारा किया गया काम क्या होगा? कहिएगा शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो
कौन नंबर हो गया? 40 का भी जवाब आपका बन गया डी नंबर ऑप्शन। बताइए धनात्मक काम कब होगा? जब थीटा का मान 90 से छोटा होगा और हमारा आपका 90 से छोटा होगा तब होगा। 0 डिग्री में मैक्सिमम वर्क होती है, ठीक ना, 180 डिग्री में मिनिमम, 90 डिग्री में 0 वर्क हो गया। लीजिए अगला सवाल पर आ जाइए, 41 नंबर। देखिए सवाल बहुत अच्छा है। समान द्रव्यमान के दो ठोस जिनमें एक हवा में दूसरे पानी में। तो एक बात बताइएगा, हम लोग कहेंगे कि उत्प्लवन बल की बात करते हैं। उत्प्लवन बल जो होती है F बराबर रो भी जी के बराबर होती है। इतना न्यूटन के बराबर। ये F जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो के होती है। रो का मतलब क्या होती है? घनत्व। रो बराबर घनत्व होती है, समझिएगा। अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो उत्प्लवन बल का मान भी ज़्यादा होगा ना। तो घनत्व ज़्यादा, तो बताइएगा घनत्व ज़्यादा किसका है? तो कहिएगा रो जल ग्रेटर देन रो हवा। तो एक बात बता दीजिएगा, इसलिए हम लोग कह देंगे F जल ग्रेटर देन कहिएगा F हवा। तो बताइए उत्प्लवन बल वस्तु के भार में कमी लाती है, नीचे से ऊपर की ओर धक्का देने वाला बल होती है, वही ना उत्प्लवन बल। तो हम कह देंगे कि वस्तु का जो भार होगा, कह देंगे कि आपका हवा में ज़्यादा होगा और हमारा जल में कम होगा। इसलिए वस्तु का भार कहिएगा, वस्तु का भार जो होगा, वस्तु का भार कहिएगा हवा में अधिक आपका, तथा हवा में अधिक तथा कहिएगा जल में कम होगा। जल में क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जल में का घनत्व तो ज़्यादा होने से उत्प्लवन बल इसमें क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। यही ना बातें हैं? तो हाँ यही तो बातें हैं। तो बताइएगा कौन हो जाएगा? चित्र ए में कहाँ है? हवा में है ये, कहिएगा हवा में है ये, हवा में है ये। यहाँ पर क्या है? हमारा हवा है ये। और यहाँ पर क्या है? ये पानी में है। तो पानी में ज़्यादा धक्का दे रहा है बल, धक्का देने वाला नीचे से ऊपर की ओर। उत्प्लवन बल नीचे से ऊपर की ओर धक्का देता है बल, तो इसमें भार कम होगा, इसमें भार ज़्यादा। चित्र ए का भार चित्र बी से अधिक दर्शाएगा। 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा आपका। समझ गए ना? वो कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर। लीजिए क्लोरीनीकरण क्या होती है? क्लोरीनीकरण जो होती है, क्लोराइड को क्लोरीन में बदलने की क्रिया। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना होती है शुद्धिकरण करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, कीटाणु मुक्त करने के लिए। इसी क्रिया को क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, इसी को क्लोरीनीकरण कहा जाता है। समझ गए ना बातें? हाँ, तो यही क्लोरीनीकरण होती है। क्या नाम है इसका? क्लोरीनीकरण कहते हैं। लीजिए एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो कहिएगा सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन आता है? हम पूरे कहानियाँ लिख दे रहे हैं। तब बताइए सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ लिखा है ना, तो इसमें आता है हमारा इलेक्ट्रॉन भी होती है, प्रोटॉन भी होती है एंड न्यूट्रॉन भी होती है। तो कहिएगा निगेटिव चार्ज होती है। इस पर कौन चार्ज? इस पर होती है निगेटिव चार्ज होती है। ये बताइए इस पर कौन चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। और ये होती है उदासीन होती है। ये क्या होती है? उदासीन का मतलब न्यूट्रल होती है। ये कहिएगा ये न्यूट्रल होती है सर। तो एक बात बताइएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल के देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल में एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ। नेट आवेश के साथ जो उदासीन नहीं सर, सकारात्मक नहीं सर, नकारात्मक होती है। नेट आवेश के साथ एक अवपरमाणुक कण जिस पर नेगेटिव चार्ज होती है। पूरा लिख दिया गया है। 147 का अभी तक
नंबर और रैंक नहीं आया है। आ जाएगा, आ जाएगा, पेशेंस रखिए। स्टूडेंट की संख्या बहुत बढ़ गई है अचानक, इसलिए थोड़ा समय लग जाएगा आपको ना। हाँ, लीजिए सर, ये हमारे रीजनिंग के महारथी हैं। आपका नाम है इनका, आपका क्या नाम है भाई इनका? हाँ, नाम सर का, हाँ, रीजनिंग के बाबा हैं ये, ठीक ना? हाँ, रीजनिंग के बाबा हैं ये। और ये रीजनिंग का बैच शुरू किए हैं 199, माने 199, 199 रुपया में शुरू किए हैं। तो ये बाबा से रीजनिंग पढ़ लीजिए, आराम से मुक्ति पा लीजिए रीजनिंग से आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? नहीं हुई है तो कहिएगा कि इसमें से कौन सा? तो कहिएगा आकार में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई, रासायनिक अभिक्रिया को बतलाता है कौन? क्या क्या बतलाता है? रासायनिक अभिक्रिया हुई जो निम्न से हम लोग पता करेंगे। कहिएगा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई, अधमपन्न, संपन्न हुई, संपन्न हुई, निम्न, संपन्न हुई, इसके लिए निम्न संकेत हैं। संपन्न हुई, इसके लिए, इसके लिए निम्न संकेत हो सकते हैं, निम्न संकेत हो सकते हैं, संकेत हो सकते हैं। चलो भाई, क्या क्या संकेत हो सकते हैं? तो बताइएगा क्या क्या संकेत हो सकते हैं। तो कहिएगा अवस्था में परिवर्तन, पहला है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तब समझ लेना है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। दूसरा नंबर में हम लोग कह दे रहे हैं रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा नंबर में हम लोग कहेंगे क्या चीज? गैसों का निकलना, गैसों का निकलना, गैसों की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति, उत्पत्ति हो गया। और चौथा नंबर में कह दीजिएगा कि यहाँ पर हो गया रंग में अवस्था में परिवर्तन। फिर कह दीजिएगा तापमान में परिवर्तन। क्या बोलिएगा? तापमान में परिवर्तन, तापमान में क्या होती है? परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तो बताइएगा, कह रहा है कि नहीं हुई है, नहीं हुई है, रासायनिक समीकरण नहीं हुई है। आकार में रंग में परिवर्तन तो है ना, गैस की उत्पत्ति, अवस्था में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। तो बताइएगा कौन हो जाएगा आंसर इसका? आकार में परिवर्तन हो जाएगा ना। तो हाँ सर, आकार में परिवर्तन ये सब को बतलाता है, लेकिन ये नहीं बतलाएगा। चलिए, हो गया आंसर यहाँ पर। अगले नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है? एक बड़ी कमी नहीं है, नहीं है करे परमाणु ऊर्जा उत्पादन की। तब परमाणु ऊर्जा हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा करते हैं। परमाणु ऊर्जा जो होती है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर से। परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम सुने हैं ना, नाभिकीय आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम सुने होंगे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र के तारापुर शहर में है, जिसका नाम अप्सरा रखा गया है। तो कह रहा है परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम, विद्युत उत्पादन, सही बात है आपका। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत, प्रयुक्त ईंधन का भंडार और निपटान, निपटान, प्रयुक्त ईंधन का भंडार और निपटान। बताइएगा प्रयुक्त ईंधन जो इसमें है, हम लोग जो ईंधन यूज करते हैं U9235 का, उसका पर्याप्त भंडार है क्या? तो कहिएगा कि पर्याप्त भंडार। तो बताइएगा बड़ी कमी नहीं है, बड़ी कमी नहीं है। तो कहिएगा कि ये कमी है परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम। हाँ भाई, अगर अचानक उसमें से रेडिएशन होने लगे तो बताइए ये तो हमारा खतरनाक है ना। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत, लागत तो उसमें उच्च लगती ही है। प्रयुक्त ईंधन का भंडार और निपटान। तो कहिएगा कि सही, अब परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है। तब परमाणु की बड़ी कमी यही नहीं है, ऊर्जा विद्युत उत्पादन। हम लोग इसको काहेला बनाते हैं? 100 पीस के लिए कि हमारे पास इतना रिएक्टर है। हमारा उद्देश्य क्या है? कहिएगा बिजली का पैदा करना, बिजली ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कह दिया जाएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को
नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सही बातें तो हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो हो तो गया भाई मेरे, एकदम क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए, एकदम क्लियर बातें हो गई है। यही तो मेन उद्देश्य होती है। लीजिए, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस देती है? तो धातु जो होती है पानी के साथ अभिक्रिया कर कर जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। सही तो बात हो गया। एक बात बताइए, धातु पानी के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ये तो सब लोग बता सकते हैं यहाँ से ना। सब लोग यहाँ से क्लियरफाई कर सकते हैं। चलिए भाई, को हो गया हमारा 71 का कितना नंबर आ गया? तो कहिएगा हाँ सर, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है कि लाइकेन कवक जो कि काष्ठ पर वृद्धि करती है क्या कहलाती है? तो वो लाइकेन जो काष्ठ पर लकड़ी पर वृद्धि करती है टेरिकॉलस कहलाती है कि सेक्सीकॉलस कहलाती है कि लिग्रोकॉलस कहलाती है कि कार्टिकॉलस कहलाती है? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो उसका नाम है आपका लिग्रोकॉलस के नाम से, लिग्नोकॉलस के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा सवाल भाई, बहुत। चलिए, हो गया ना ये, लिग्रोकॉलस कहलाती है। अगले नंबर पर आते हैं। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है तो वो क्या कहलाता है? उसी को तो कहते हैं हम लोग अधिपादप कहते हैं, अधिपादप के नाम से जाना जाता है। मृतोपजीवी में हमारा कौन आता है? कहिएगा कि हमारा कवक आती है, परजीवी में हमारा क्या आती है? जू आती है, आपका खटमल आती है, ये सब हमारा जू हो गया। और सहजीवी में हमारा क्या आ जाएगा? लाइकेन आ जाएगा। ये हमारा लाइकेन दोनों को लाभ होती है इससे। किससे? इससे दोनों को लाभ होती है, ठीक ना। जिसमें लाइकेन आता है हमारा कौन नंबर हो जाएगा? तो 96 का कितना नंबर हो गया? तो सही बात है, 96 का आपका। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसे भोजन नहीं लेता है तो वो क्या कहलाता है? बताइए तो, कौन क्या कहलाती है? एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसे भोजन नहीं लेता है, क्या कहलाता है? बताइए। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसे भोजन नहीं लेता है तो वो क्या कहलाता है? बताइए क्या होगा? एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, वह कहलाता है इपीफाइट, पाराफाइट, सेप्रोफाइट, सिम्बायोटिक। बोलिए कौन होगा इसका आंसर? अब नहीं आ रहा है आंसर आप लोग का। हम देख लेते हैं, आपका कमेंट्स करते हैं आप लोग, हम चेक करते हैं आपका कमेंट्स। हम कंप्यूटर के पास आ चुके हैं, बता दीजिए कौन होगा इसका सही जवाब? इपीफाइट ना। तो कह दीजिएगा एक जीव जो दूसरे जीव पर वृद्धि करता है लेकिन उसे भोजन नहीं लेता है, उसी को इपीफाइट कहते हैं। हम तो पहले ही आंसर मार दिए थे आप लोगों को, फिर हटा दिए कि देखते हैं कि कितने आदमी बना पाते हैं इस चीज को। लीजिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन है? तो कहिएगा कि साइनोबैक्टीरिया है। वो कौन है हमारा? साइनोबैक्टीरिया है ये, उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। अगला है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो बताइएगा कार्बोहाइड्रेट जो होती है, कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद कहिएगा ग्लूकोज में। ये बताइएगा प्रोटीन पचने के बाद कहिएगा अमीनो एसिड में होती है। और बताइए फैट पचने के बाद किस में? तो ये कह दीजिएगा फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में, GLYCEROL, ग्लिसरॉल में बदल जाता है ये। तो क्या कह रहा है? ये कहिएगा अमीनो अम्ल में।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, क्या कहलाता है? तो कहिएगा हड्डी को हड्डी से, तो एक होती है टेंडन, TEND, टेंडन माने होती है कंडरा, कंडरा होती है। तो कहिएगा बोन टू मसल, बोन टू मसल होती है। और एगो होती है लीगामेंट, लीगामेंट होती है जिसको हम लोग स्नायु कहते हैं। कहिएगा आपका बोन टू बोन, बोन टू बोन कह दीजिएगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करती है। बोन टू मसल, टेंडन, लिगामेंट। तो बताइए दो अस्थियां एक दूसरे से किस अन्य सन उपास्थि अधात्री, कहिएगा लिगामेंट द्वारा, स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। 1 नंबर आंसर सही हो गया। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ा होता है? पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ा होती है, सवाल यही ना कह रहा है। जवाब दे दीजिए इसका, कौन सा होगा? कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ा होता है? बताइए। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, तब पर्वतीय क्षेत्र की गतिविधियों से जुड़ा होता है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ा होती है, तो बता दीजिएगा कौन सा होगा हमारा? क्षेत्रों से जुड़ा होती है, फटाफट बतला दीजिएगा इसका सही जवाब कौन सा होने वाली है इसका। चलो भाई यहाँ पर इसका सही सही आंसर कर देना है इसका। तो कहिएगा एक से ज्यादा होगा ना, हाँ सब का सब होना चाहिए यहाँ तो, यहाँ तो आपका सब का सब होना चाहिए ना। ऐसी बातें तो नहीं होनी चाहिए कि वायु प्रदूषण व सब होगा भाई, तो ये सब का सब होना चाहिए। इसका सही जवाब कौन होने वाली है? तो कहिएगा कि इसका सही जवाब हमारा आ जाएगा, कितना आएगा बता दीजिएगा। तो एक से ज़्यादा आएगा, मोर देन 1 होगा। मिट्टी के कटाव को भी रोकता है, वायु प्रदूषण भी इससे क्या होती है, कंट्रोल होती है। समय दे रहे हैं आप लोग को बनाने के लिए, बनाइए ना आप लोग। आखिरी सवाल है ये, निम्नलिखित में कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऊर्जा का स्रोत नहीं है कौन सा बायोमास? तो बताइए ऊर्जा का स्रोत नहीं है, लकड़ी है कि नहीं है, गोबर है कि नहीं है, कोयला है कि नहीं है, परमाणु ऊर्जा है कि नहीं है? तब बायोमास की बात किया जा रहा है। कौन सा बायोमास जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है, आपसे यही पूछ रहा है। तब बताइएगा परमाणु ऊर्जा बायोमास कहते हैं। तब परमाणु ऊर्जा ये हमारा बायोमास का मतलब कि आपका पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से पदार्थ, वो पदार्थ जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, बायोमास कहलाता है। चलिए खत्म हो रहा है ये हमारा साइंस की दुनिया। अब आपका तुरंत रीजनिंग की दुनिया में आ जाएंगे आप लोग। तत्काल थोड़ा सा आप लोग रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने में चैटिंग कीजिए। आप लोग बताइए कैसा है, किस तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ओके थैंक यू। सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बच्चे, आज का सेशन ऑन करते हैं। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, कोडिंग डिकोडिंग से बिलोंग करता है। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर स्काई का रंग कैसा होता है? देखिए किसी कोड भाषा में एयर ग्रीन कहलाता है, ग्रीन ब्लू कहलाता है, ब्लू स्काई कहलाता है, और स्काई येलो कहलाता है, येलो कहलाता है वाटर। तो हमको पता है ना कि जो साफ स्काई होता है, आसमान का रंग, वो ब्लू होता है। और देख लीजिए ब्लू को हम क्या कहते हैं, तो ब्लू कहलाता है स्काई। यानी आज जो हमें आसमान का रंग दिखेगा क्लियर स्काई, वो हमें स्काई ही दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। तो आंसर बी को कर लोगे। अच्छा बताओ, x की जगह पे यदि हम 11 रख दें तो 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 4 करेंगे तो 125। तो 13 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 169, और 169 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 173 चाहिए। यानी x का वैल्यू 11 रखने पर यहाँ वैल्यू 173 चाहिए। लीजिए कट गया, x का वैल्यू 11 रखने पे 173 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी को हम लोग अपने लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बना सकते हैं। तो आंसर बच्चे बी को कर लेना, यही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट वन,
कहता है नीचे दी गई तालिका में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें कोई एक गलत संख्या है जो ज्ञात करना है, तो देख लो। 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12 नहीं, ऐसे सोचते हैं। 2 को 3 से गुना किए तो 6 आया, 6 को 3 से गुना किए 18 आया, और 18 को 3 से गुना किए तो 54 आ गया। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 4 तिया 12 तिया 36, 36 तिया 108 हो जाएगा। 3 3 तिया 9 तिया 27, यही गलत है, देख लो। 5 तिया 15 तो आपको मिल गए ना। 15 को 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45 भी मिल गया। लेकिन अगर 45 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में 1, 4 तिहाई 12, 1 13, हमें 135 प्राप्त होंगे, जबकि यहाँ 100 दिख रहे हैं। तो यही ऑप्शन नंबर ए जो है ना बाबू, ये अदर से डिफरेंट है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, यही परफेक्ट आंसर होगा। महिला पुलिस, चाचा फुफ्फा मामा और माताएं, डी को लगा लो। देखिए, ये चाचा फुफ्फा मामा हो गए यानी अंकल हो गए, ये महिला पुलिस हो गई, और कुछ महिला पुलिस माता भी होगी ना, लेकिन सभी माता महिला पुलिस नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर होगा। एक ही पासे को 3 बार दिखाया है और कहता है 24 के विपरीत फलक पे क्या होगा। तो देखिए 24 यहां दिख रहा है, 24 को 25 और 22 जानता है। यहां देखोगे तो 25 और 22 कॉमन है। तो 2 एलिमेंट जब कॉमन हो गया तो सिंगल सिंगल एलिमेंट एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी 24 का अपोजिट 21 हो जाएगा। टाउन ए टाउन आर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो टाउन आर के दक्षिण पश्चिम में टाउन ए स्थित है। टाउन डी टाउन ए के पूरब में स्थित है, टाउन डी टाउन ए के पूरब में स्थित है। टाउन टी टाउन डी के दक्षिण पूरब में स्थित है, डी के दक्षिण पूरब में बच्चे टाउन टी है। टाउन आर टाउन टी के उत्तर में स्थित है। अच्छा, टाउन आर टाउन टी के उत्तर में स्थित है। अच्छा, चलिए, टाउन आर जो है वो टाउन टी के उत्तर में स्थित है। इसका मतलब है कि ए से यहां जाना होगा। बहुत अच्छा। टाउन एम टाउन टी के दक्षिण पूरब में है। अब टाउन एम कहाँ है, तो टी के दक्षिण पूरब में है, ये टाउन एम रहा। टाउन डी के सापेक्ष में टाउन एम की स्थिति आपको ज्ञात करनी है। तो देखो, डी के रिस्पेक्ट की बात करें तो डी से अगर सामने जाएंगे तो ईस्ट मिलेगा, और डी के इस सामने जाएंगे तो साउथ मिलेगा। लेकिन डी से एम जाने के लिए हमें साउथ ईस्ट में सफर तय करने होंगे, तो आंसर साउथ ईस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो आंसर सी को कर लेंगे। नेक्स्ट देखोगे, उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुछ लोग बैठे हैं। ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड हो गया। अब जैसा कि प्रश्न में कहा गया, बंटी बाएं छोर से 8वें स्थान पे है। आगे कहता है स्नेहा बाएं छोर से 15वें स्थान पे है। ठीक है, स्नेहा और बंटी नुपुर के ठीक बीच में है। ये कैसा लाइन है? स्नेहा बाएं छोर से 15 पे, बंटी बाएं छोर से 8वें पे। स्नेहा बंटी और निपुर के ठीक बीच में। अच्छा, बंटी और निपुर के ठीक बीच में। तो देख लो, 8 से 15 जाने का मतलब 9 10 11 12 13 14। कितने लोग? तो 1 2 3 4 5 6 लोग इधर हैं, तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 लोग होंगे, और 6 लोग के बाद फिर हमको कौन मिलेगा? 7वें नंबर पे निपुर मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है। यदि निपुण पंक्ति के दाएं सिरे से 7वें स्थान पे है और पंक्ति से 7वें स्थान पे है, तो पूछता है पंक्ति में कितने लोग हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट हमारे पास 8 है। ठीक है,
राइट की बात करें तो राइट हमारे पास 7 है, और अगर बंटी और नुपुर के बीच में लोग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 इधर और 6 इधर, 6 6 12 1 13 लोग बीच में है, यानी बिटवीन हमारे पास 13 है। टोटल निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए, 8 + 7 + 13, तो 13 7 20, 20 और 8 कितने हो गए, 28 हो गए, जो कि स्पष्टता हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आंसर बच्चा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। 3:15 बज रहे हैं, 3:15 बजने का मतलब 3:15 हो रहा है। अब घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच 7.5 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 3 पे सुई होने का मतलब भी 15 मिनट, दोनों मिनट के बीच में 0 मिनट का अंतर, और 0 मिनट का अंतर आ जाए तो मिनट का आधा ही आंसर होता है। तो 15 का आधा कितना हो गया बच्चे, 7.5 डिग्री, जो कि स्पष्टता ऑप्शन नंबर डी में हम देख पाएंगे। देख लो, एम का पी से संबंध चाहिए, अगर हम पी है तो प्लस को पार करने का मतलब है कि ओ हमारी बहन हो जाएगी, और हमारे बहन की एन माँ हो जाएगी, तो बहन की माँ तो अपनी भी माँ हुई, और माँ की एम बहन हो जाएगी, तो माँ की बहन को मौसी, और मौसी को माँ की बहन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए बेस्ट आंसर है। 2 2 4 2 6 7 लोग एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एक सर्कुलर टेबल डिजाइन किए, इस पे बैठने के लिए 7 लोगों की व्यवस्था कर लिए, और सारे लोग का फेस हम लोग सेंटर की ओर रख लिए। अब देख लो क्या कहता है। ठीक है, एफ ई के बाईं ओर दूसरा है, यानी जहां भी ई को रखेंगे, ई के बाईं ओर पहला नहीं दूसरा पोजीशन एफ का होगा। ए बी के दाईं ओर तीसरा है, इससे कनेक्टिविटी नहीं है, जहां भी बी होगा उसके दाईं ओर तीसरा ए होगा, अनफिक्स क्लू है, बाहर रखिए। एम एल के बाईं ओर तीसरा है, कोई रिलेशन नहीं, जहां भी एल है उसके बाईं ओर तीसरा कौन है, एम, बाद में सोचेंगे। ए एम के ठीक दाईं ओर बैठा है, अब देखो ए कहां है, तो एम के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एम के दाएं में एक घर 2 घर छोड़ के तीसरा एल होगा, दोनों कनेक्ट हो गया। आगे चल दीजिए। पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और पी जो है ना एम का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी पी को हम यहां रख नहीं सकते। अब पूछ रहा है सर बतला दो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन होगा। तो देखिए ये वाली लाइन क्या मिली थी कि ई के बाएं दूसरा ई है। हम क्या करते हैं कि इसको यहां से पहले हटा लेते हैं, भैया तुम हट जाओ, इस बड़े वाले को ले आते हैं। बी दाएं में एक घर छोड़ के एम, उसके बाद ए, फिर एक घर छोड़ के एल बैठ गया। अब हमें पता है कि सर बी के बगल में तो आप पी को रख नहीं सकते, बी से दाएं में एक घर छोड़ के एम, फिर ए, और फिर दाएं में एक घर छोड़ के एल। अब हमें पता है कि बी के बगल में पी को नहीं रख सकते, तो पी को यहां भी नहीं रखा जा सकता और पी को यहां भी नहीं, तो फिर पी को यहां रखना होगा। अब देख लो एक लाइन जो था हमारे पास जो पहला छोड़े थे कि एफ ई के बाईं ओर दूसरा है, एफ कहां है, ई के बाईं ओर दूसरा, तो ई को यहां रखेंगे तभी ई के बाईं ओर दूसरा हम एफ को रख सकते हैं, और हमारी अरेंजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या कहता है एफ के बाईं ओर दूसरा कौन है, तो एफ के बाईं ओर दूसरा बच्चे पी है, और पी किस में दे रखा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर हम लोग डी को कर लेंगे। चलिए सेम ही क्वेश्चन है कि अलग है, नहीं अलग है। कितने लोग हैं, 2 4 2 6 7 लोग हैं, और एक गोलाकार मेज पर सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। तो पहले 7 लोगों की व्यवस्था हो जाएगी, सेंटर की ओर फेस हो जाएगा। अब देख लो क्या कहता है। सबसे पहले कहा गया लाइन कि एफ जी के बाएं पड़ोस में, यानी जहां भी जी को रखेंगे इसके बाएं पड़ोस में हमें एफ को रखना होगा। ई सी के ठीक बाएं पड़ोस में है, और ई को जो है ना वो सी के ठीक बाएं पड़ोस में रखना होगा।
सी ए के बाएं दूसरा है और सी जो है ना वो ए के बाएं दूसरा है। बी जी के बाएं तीसरा है। देख लो जी के बाएं पहला, दूसरा और तीसरा कौन है बच्चे? तो बी है। ई के बाएं से गिनने पर ई और एफ और ई के बीच कितने लोग होंगे? चलिए अब सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देख लो ई को यहां रखेंगे तो उसके दाएं सी नहीं, ई को यहां रखने पर उसके दाएं सी, एक छोड़ के ए रख सकते हैं। ई को यहां रखने पर सी, लेकिन एक छोड़ के ई नहीं रख सकते हैं। ई को यहां रखेंगे तो सी नहीं। इसका मतलब है कि हम ई को यहां जगह देते हैं, ई के बाद डायरेक्ट दाएं सी होगा और एक छोड़ के हमारा ए हो जाएगा। एक व्यक्ति और कोई बचा हुआ है तो देख लो ए खत्म है, बी सी खत्म है, डी बच गया। डी को एडजस्ट किया और हमारी अरेंजमेंट बन गई। कहता है ई के बाएं से गिनने पर, ई के बाएं से गिनने पर एफ और ई के बीच कितने लोग होंगे? तो ई के अगर लेफ्ट से आप गिनोगे तो एफ और ई के बीच बस यही दो लोग हैं। तो दो किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर ए को कर लीजिएगा, यही बेस्ट आंसर है। देखिए एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला क्या है? तो 18 है, 24 है, 34 है, 40 है, 50 है। अगला पूछता है सर क्या होगा? तो चलिए अगली श्रृंखला निकालते हैं। 18 से 24 जाने का मतलब 6 बढ़ गया और 24 से 34 होने का मतलब 10 बढ़ गए। 34 से 40 होने का मतलब 6 बढ़ गया और 40 से 50 यानी 10 बढ़ गए। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग 6 बढ़ेगा और ये 56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम स्पष्टता देख सकते हैं। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। देखिए फिर से एक श्रृंखला दी गई है, 40 है, 93 है, बहुत बड़ा संख्या हो गया। पूछता है सर दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, आपको पता करना है कौन गलत है। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन तो हुआ है, हो सकता है मल्टीप्लीकेशन के साथ प्लस माइनस भी हो जाए, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 6 है। तो 4 दूना 8 और फिर 16 जोड़ना होगा, नहीं? 9 6 54, 9 7 9 9 81। अच्छा देखो तो अगर यहां हम 9 से गुना करते हैं तो 9 6 54 का 4, हाथ में मिले 5, 9 9 81, 5 86। तो यहां 9 से अगर गुना करें अगर हम, तो 9 से गुना करने पर 96 आएगा ही नहीं किसी में। अच्छा अगर हम ये सोचे कि ये 3 का स्क्वायर है इसीलिए 9 है, तो ये 2 का स्क्वायर होकर के 4, यानी 4 से गुना करे। तो 4 से गुना करने का मतलब यहां 24 चाहिए, यही गलत होगा बच्चे, ए नंबर। 24 चको 96 और 96 नवा 864, यानी पहले 4 से गुना फिर 9 से गुना। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा नहीं लाजवाब क्वेश्चन था, मजा देने वाला क्वेश्चन था। देखिए जितना भी नींबू है सभी आलू है, जितना भी नींबू है ना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सभी नींबू क्या है? आलू है। और फिर कहता है कुछ नींबू पपीता है, जबकि नींबू का कुछ हिस्सा क्या है? तो पपीता है। कहता है कुछ आलू पपीते हैं, देखो रेड और ग्रीन मिल गया, सही है। सभी पपीते आलू हैं, सभी पपीता आलू नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। यानी केवल एक अनुसरण जो है ना वो करता है। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच अपार्टमेंट परिसर के बाहर सर्विस रोड पर गंभीर भीड़ देखी जाती है, क्योंकि विभिन्न स्कूलों की कई स्कूल बसें अपार्टमेंट परिसर के गेट से बच्चों को लेने के लिए आती है। इससे ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिससे इस समय काम के लिए यात्रा करने वाले कई लोगों को देरी हो जाती है। अब समस्या तो है, रोज सुबह की घटना है कि 7:30 बजे से 9 बजे के बीच अपार्टमेंट के गेट से बस आती है और बच्चों को लेके जाती है, पढ़ने वाले बच्चों को। और चूंकि बड़ी बड़ी बसें आती हैं और कई स्कूल की बसें आती हैं, जिसके कारण रोड पे बसों का तामझाम अधिक हो जाता है और जो लोग आम लोग यात्रा पे जा रहे हैं, अपने ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, उनको लेट हो जाता है। तो कहता है एक्शन लीजिए।
सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक किसी भी स्कूल बस को सर्विस रोड पर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना अत्यंत आवश्यक है। स्कूल बसों को सोसाइटी गेट में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। अब बताइए, सोसाइटी के गेट में प्रवेश की अनुमति अगर देंगे तो ये संभव ही नहीं हो पाया, क्योंकि कितनी बसों को आप एक बड़े से गेट के अंदर इन करवाओगे। तो एक भी गलत है और दो भी गलत है, तो आंसर ए को कर लीजिए, बेस्ट आंसर है। ए का मतलब है बाबू डिवीजन लगा देना, चलिए। बी का मतलब है इंटू कर देना, सी का मतलब है प्लस कर देना, और डी का मतलब है माइनस कर देना। तो देखिए, तो 3 गुने 41/3 माइनस 34 और प्लस 17 लिख सकते हैं ना। काटने की बात आई तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देख लो, माइनस 34 है और ये प्लस है, तो 7 और 1 कितने हो गए, 8 हो गए, 4 और 1 5 हो गए। उसमें हम लोगों को 34 माइनस कर लेने हैं। 8 में से 4 गया, 4 बचा, 5 में से 3 गए, 2 बचे, 24 प्रोडक्ट निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आंसर बी को करेंगे। संदीप कुमार जी, बिल्कुल सही है बच्चे, आपका जवाब बिल्कुल बी ही होगा। ये तो मैथ का क्वेश्चन है बाबू। देखिए, पूछता है ये वाली आकृति बताओ, तो सबसे पहले तो ये कंप्लीट करेंगे, ये सर्किल भी यहां कंप्लीट करेंगे। अब देखो, पहले सर्किल ईस्ट की ओर कलर था, फिर साउथ की ओर कलर हुआ, फिर वेस्ट की ओर कलर होगा, और तब नॉर्थ में कलर होगा। इसका मतलब है कि जो सर्किल हमें दिख रहा है वो सर्किल हमें बेस्ट में कलर दिखना चाहिए। तो देख लो, बेस्ट में सर्किल कलर बस ए नंबर ऑप्शन में ही दिख रहे हैं, तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। देखो, इस वाले फिगर को बस कुछ नहीं करना, कंप्लीट कर देना है। तो ज्यों ही आप इस फिगर को कंप्लीट करने पहुंचिएगा, ठीक है, एक हिस्सा सब में कलर दिख रहा है, तो इस हिस्से को आप कलर बना लीजिए और एक लाइन आप यहां से खींच दीजिए, यानी आपको ये वाली फिगर तलाशनी है। अब देखो, ये फिगर तलाशने की कोशिश करोगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दिखेगा, तो आंसर बी को कर लेना। देखिए, 24 में अगर 4 जोड़ दे तो 28 बी का वैल्यू, और 11 में 4 जोड़ दे तो ओ 15, 1 में 4 जोड़ दे तो 5 हो जाएगा, और 5 में 4 जोड़ दे तो 9 हो जाएगा। यानी पहले टर्म में सारे के सारे बच गए। दूसरे टर्म की बात करें, देखो 2 से 9 होने का मतलब है कि 7 बढ़ गए, और 15 से 22 होने का मतलब है 7 बढ़ गए। 5 में 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा ना, और 9 में 9 जोड़ेंगे तब 18 होगा। यही ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि बाकी सब में क्या हो रहा है, सेकंड टर्म में 7 जुट रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में सेकंड टर्म में आपके 9 जुट रहे हैं, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी बराबर के प्लस 3, बी सी बराबर 2k और ए सी बराबर 5k। के लिए क्या मान होगा? आज कितना मैथ का क्वेश्चन दिया है बाबू। इक्वेशन है, सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, सोहन मेरी पत्नी यानी राहुल की पत्नी की बेटी का पति है। चलिए, अब पूछता है सोहन का राहुल से क्या संबंध है, तो सोहन दामाद होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, तो नील ने कहा, वह मेरी बहन यानी नील की बहन के पिता के एकमात्र बेटा का कौन है, बेटा है। अब सोचने वाली बात है, अगर नील लड़का हुआ तो ये वाला फोटो नील का बेटा होगा, और अगर नील लड़का ना होकर के नील लड़की हो गई तो ये फोटो वाला भतीजा होगा। ठीक है, तो देखिए, तो कहीं भी पिता पुत्र तो दिया नहीं है, नहीं दिया है,
तो भतीजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि नील जो है ना वो लड़की है। नील क्या है बाबू? वो लड़की है और इसकी बहन के पिता का भाई यानी नील का भाई का यह कौन है? तो बेटा है। तो नील के भाई का बेटा है यानी नील का भतीजा है, ऑप्शन नंबर डी। अगर यही नील लड़का होता ना तो फिर आंसर हमारा पिता और पुत्र का आ जाता। देखिए ढेर सारा बिंदु दे रखा है। ध्रुव बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चला, तो बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम में 4 मीटर चला और बिंदु बी पर पहुंची। आगे चलते हैं। इसके बाद वो दक्षिण पूरब की ओर मुड़ी और समान दूरी तय की, तो दक्षिण पूरब की ओर मुड़ के समान दूरी तय करके बिंदु सी पे पहुंची। फिर वो उत्तर पूरब की ओर 4 मीटर चलती है और बिंदु डी पे पहुंचती है। चलिए बिंदु बी की ओर जाने के लिए उसको किस दिशा में जाना होगा? तो देखिए अब उसको कहां जाना है? तो अब बिंदु बी पे जाना है, तो बिंदु बी में जाने के लिए उसको पश्चिम दिशा में जाना होगा। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। देखिए 21 में अगर हम 3 की कमी कर दे तो 18, 3 की कमी 15, 15 में 3 की कमी 12, तो 12 में अगर 3 की कमी करेंगे तो 9 यानी आई चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। चलिए अब देखिए 25 में अगर हम 3 की कमी कर दे, 22 में 3 की कमी, 19 में 3 की कमी, 16 में 3 की कमी, तो 13 आई के साथ एम चाहिए। ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब सवाल उठता है कि सर आप 84 के साथ जाओगे या आप 64 के साथ जाओगे? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है बीच वाला सीरीज। 9, 14, 24, 44 और 164, यही है आपके पास सीरीज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 9, 5, 14 हो गए, 14, 10, 24 हो गए, 24 और 20, 44 हो गए, तो हर बार दुगना हो रहा है। ठीक है, तो यहां की हम बात करें तो 40 जुटेगा। 40 जुटने का मतलब है 84 के साथ जाएंगे और फिर यहाँ पे 80 जुट जाएगा और श्रृंखला बैलेंस हो जाएगी। तो 84 के साथ जाएंगे बच्चे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना यही बेस्ट आंसर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखने पर, ठीक है, बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां, 12, 5, 17, 17 किसके लिए? क्यू के लिए। स्टार का मतलब है जोड़, FN का मतलब है घटाओ, प्लस का मतलब है गुना करो, माइनस का मतलब है भाग दे दो। क्या बन गया? 22 + 10 माइनस 5 × 4, तो 5 चको 20 हो जाएगा। तो 22 + 10, 22 + 10 माइनस 20, 12 आंसर मिल जाएंगे। देखिए जितनी मुर्गियां हैं कलम है, जितनी मुर्गियां हैं सभी मुर्गियां कलम है। कोई कलम जहाज नहीं है। कलम की दुश्मनी किससे है? जहाज से है। कोई मुर्गी जहाज नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। सभी कलम मुर्गी है, बिल्कुल गलत कह रहा है। तो केवल एक अनुसरण करता है। 3:25 का समय हो रहा है। अब दोनों सुई के बीच का कोण चाहिए। 3 का मतलब 15 मिनट, 15 से 25 आने का मतलब है 10 मिनट। 10 को 6 से गुना किए तो 10 × 60 डिग्री हो गया। अब मिनट के आधा को घटाएंगे तो 12.5 डिग्री हम लोग माइनस कर देंगे, यानी 47.5 डिग्री का कोण बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। देखिए आरेख P जो है एटीएम का उपयोग करने वाले लोगों को दर्शाता है। तो P क्या है? तो एटीएम। Q नेट बैंकिंग। चलिए, और R जो है ना लेन देन। चलिए, इनमें से कौन सी संख्या एटीएम और नेट बैंकिंग दोनों का उपयोग करने वाले हैं, लेकिन लेन देन के लिए बैंक जाने वाले लोगों को
दर्शाती, बैंक ना जाने वाले लोगों को दर्शाती है। चलिए ये खत्म हो गया। अब इस दोनों में कॉमन चाहिए, इस दोनों में कॉमन 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए एस को हमें क्यू से मिलवाना है, तो यू के पास भी चाइना वॉल है, पी के पास भी चाइना वॉल है, एस चाह के भी नहीं मिल सकता है, यहां भी चाइना वॉल है। ए को टी से मिलवाना है, ए को टी से मिलवाने जाएंगे, इक्वल ग्रेटर इक्वल और इक्वल में ग्रेटर इक्वल स्ट्रांग होगा, यानी टी को ग्रेटर इक्वल होना चाहिए ए से, ये भी गलत है। तो ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 को साथ जानेंगे। 6 लोग हैं, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख है। मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी जहां भी हम प्रिया को रखेंगे उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे मोहन से मुलाकात होगी। और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरा, और प्रिया कहां है, तो जहां भी राज बैठा होगा उसके बाईं ओर तीसरा है। अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो देखिए मोहन को यहां रखेंगे तभी इसके दाएं दूसरा स्थान अजीत का हो सकता है। और गीता मोहन के बगल में नहीं बैठी है, अच्छा मोहन यहां था, अजीत मोहन के दाएं दूसरा है, तो अजीत मोहन के दाएं दूसरे स्थान पे हो गया। अब कहता है और गीता मोहन के बगल में नहीं बैठी है, तो फिर गीता को यहां रखना होगा। एक और कोई नाम बच गया है, वो है श्रुति। श्रुति को आप यहां रख लीजिए और आपकी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। पूछ रहा है गीता के दाईं ओर चौथे स्थान पे कौन है, तो गीता के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे राज बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता दिखता है, तो आंसर बी को करेंगे। देख लो, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और ये रहा हमारा 4 नंबर का त्रिभुज। एल अपने जगह पे पलटेगा, ई अपने जगह पे पलटेगा, एन अपने जगह पे पलट चुका है, फिर एन अपने जगह पे पलट चुका है, ई भी पलट चुका है और के भी हमारा पलट चुका है। ढूंढ लीजिए, तो देखिए इसमें के सीधा है, घर चला गया, इसमें के से शुरू हुआ है, घर चला गया। अब देख लो एन ई ई एल, इसमें देख लो एल ही सीधा है, ये भी कैंसल, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गए। कहता है आपको एक प्रश्न के 4 कथन दिए गए, निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। विभिन्न आकार व रंगों की 10 गेंदें हैं, हरी पीली नीली लाल और गुलाबी। एक ही रंग की गेंदों का आकार एक समान है, क्या आप सबसे बड़े और सबसे छोटे गेंदों का क्रम ज्ञात कर सकते हैं। पहला कहता है 3 लाल गेंद है, 2 हरी गेंद से बड़ी है, तो 3 रेड रंग का गेंद है और 2 ग्रीन रंग के गेंद से बड़ा है। 2 गुलाबी गेंद है जो सबसे छोटा है। कितने रंग का गेंद था बच्चे, तो 1 2 3 4 5 रंग का गेंद था और 2 गुलाबी गेंद सबसे छोटा है, तो 2 गुलाबी गेंद जो है सबसे छोटा है, ये दूसरा नंबर बोला। तो पहला नंबर अकेले जवाब नहीं दे पाया, दूसरा नंबर छोटा वाले का पता कर देगा, बड़े वाले का नहीं। 2 नीली गेंद सबसे बड़ी है और 2 नीली गेंद जो है सबसे बड़ी है। तीसरा भी अकेले जवाब नहीं दे पाया। हरी पीली से बड़ी है और हरी गेंद जो है ना वो पीली से क्या है, बड़ी है, यानी लास्ट वाला भी जवाब नहीं दे पाया। लेकिन अगर हम सबको एक साथ मिला देते हैं तो यहां 3 मिल जाएगा रेड रंग का गेंद, 2 मिल जाएगा ग्रीन रंग का गेंद। तो देख लो टोटल गेंद 10 थे, 2 2 4 4 3 7 2 9, यानी 1 मिल जाएगा हमको येलो रंग का गेंद। अब पूछा गया है क्या आप सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम का गेंद ज्ञात कर सकते हैं। हाँ सर हम कर सकते हैं, सबसे बड़ा ब्लू और सबसे छोटा पिंक है, यानी सभी कथन एक साथ पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए परफेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नया करने का क्वेश्चन सेटर ने कोशिश किया लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनाया। आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनियम का इस्तेमाल करते हैं। एक विज्ञापन, प्लेटिनियम एक चमकदार धातु है, बिल्कुल अज्यूम कर सकते हैं।
आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनियम का इस्तेमाल होता है, कर सकते हैं। यानी 1 और 2 दोनों धारणा निहित है। 8 व्यक्ति हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए 8 लोगों की व्यवस्था कर लेते हैं। सबसे पहले सारे लोग का मुख कहां है? केंद्र की ओर। 4 लोग मेज के कोने पर, जबकि 4 लोग भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। ठीक है। सी मेज के एक कोने पर बैठा है, एफ सी के दाईं ओर बगल में बैठा है। ठीक है। सी और जी के बीच में केवल एच बैठा है, तो सी और जी के बीच में केवल एच बैठा है। डी मेज के एक कोने पर बैठा है, यहां भी या यहां भी। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा, तो ए के साथ 2 कंडीशन है, छोड़ दीजिए। ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में है, और जहां भी बी को रखेंगे उसके बाईं ओर ठीक बगल में हमें ई को रखना होगा। कोई कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। ई एफ के ठीक बगल में है। अब देखिए ई कहां है? तो एफ के ठीक बगल में है, और जो ही हम ई को यहां रखेंगे तो ई तो बी के बाएं बगल में होगा ना, आ गया। अब ए डी का पोजीशन यहां से खत्म हो गया, तो यहां डी और यहां ए आ गए, और हमारी अरेंजमेंट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। फिर क्या कहता है देख लो, कौन से 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर किंतु बी के दाईं ओर है? तो जी के बाईं ओर एडी है, एडी किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लगाइएगा। आसान अरेंजमेंट था। अच्छा देखिए, अगर हम 4 और 5 को जोड़ दे तो 5 4 9 हो जाएगा, और 2 गुना कर दे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। इसी तरह से 5 + 1 को जोड़ दे तो 6, और 6 को 2 से गुना कर दे बच्चे तो 12 हो जाएगा। अब सेम काम 4 + वाट को जो भी आएगा उसको हम 2 से गुना करते हैं तो हमको प्रोडक्ट 32 मिलता है। तो प्रोडक्ट 32 मिलने का तात्पर्य है कि यहां 16 होना चाहिए, और कितना में 8 जोड़े कि 16, तो वाट का वैल्यू हो जाएगा 16 - 4 = 12। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अब तो सारे फिलर आसान दे रखे हैं। एफ और एच खेलने वाले किंतु बी ना खेलने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो बी नहीं खेलता है तो बी से बाहर कर लीजिए। अब बस 12 ही छात्र ऐसे हैं जो एफ और एच खेलते हैं। एक ही पासे को 2 बार घुमाया गया, बी के अपोजिट में चाहिए। देख लो दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो हाँ सर, ई कॉमन है ना। ई से बी जाने के लिए एंटी क्लॉक चलोगे तो ई से एंटी क्लॉक चलने पे डी मिलेगा। 12 अक्टूबर 97 को शनिवार था, तो वर्ष 2000 में उसी दिन को। तो देखिए 12 अक्टूबर की बात कर रहा है और 1997 की बात कर रहा है कि शनिवार था। और फिर से कहता है सर 12 अक्टूबर को ही जाना है, लेकिन कब जाना है बच्चे? तो 2008 में जाके बतलाना है कि कौन सा दिन है। तो इसमें देखिए डेट और मंथ तो बैलेंस है ना, हमें सिर्फ ईयर को बैलेंस करने हैं। तो 3 साल इधर 8 साल इधर, 8 3 कितना? 11 साल। 11 में से 7 निकल गया तो बच गया 4 साल। अब लीप ईयर की बात करें तो पहला लीप ईयर 2000, 2004, 2008, 3 लीप ईयर मिलेंगे। 4 3 7 हो गया, यानी सैटरडे में आप 7 दिन जोड़ दीजिए और फिर से सैटरडे पे पहुंच जाइए। तो ऑप्शन नंबर ए में शनिवार दे रखा है, तो यही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई केक पाई नहीं है, यानी केक की दुश्मनी है किससे? तो पाई से। आगे सभी केक क्रीम है, और जितना भी आपको केक दिखता है ना बच्चे, ये सारा का सारा केक क्या दिखता है? तो सर क्रीम दिखता है। कुछ क्रीम खट्टा है और कुछ क्रीम हमको खट्टा दिख रहा है। अब कहता है सभी केक खट्टे हैं, तो देखिए केक और खट्टा के बीच कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है। कुछ केक खट्टे हैं बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही 2 अनुसरण करता है, तो आंसर बी को कर लेंगे। समाचार पत्र का पाठक होता है तो रोटी का उपभोक्ता होगा, कंज्यूमर। अच्छा देखिए, अगर हम एफ जी जे रखते हैं तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा ना,
तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। यानी अगर यहां F रखेंगे तो इधर हमको K रखना होगा, किसी में नहीं है, गोली मार दीजिए, छोड़ दीजिए, आगे चल दीजिए। अच्छा सोचो अगर हम EGJ रखते हैं तो 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 मिल रहा है, ये गलत हो चुका है। अच्छा देखो 7 5 12, फिर से 5 ही जोड़ना होगा, तो 9 5 14 मिल रहा है, 10 5 15 हो जाएगा, तो 12 5 17। QLNQI चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। देखिए कुछ नहीं किया, 3 + 4 + 9 को जोड़ दिया आपस में, 4 3 7 और 9 6 15 1 16 हो गया। इसी तरह 5 + 6 + 25 को जोड़ दिया, 36 हो गए। कहता है 7 + 8 + वाट इक्वल टू हमको 64 चाहिए, तो 8 7 15 + वाट बराबर इसको 64 चाहिए, इसलिए वाट बराबर 64 - 15 चाहिए। 14 में से 5 गया 9, 5 में से 4 1, 49 चाहिए बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देखने को मिल रहा है, तो आंसर ए को कर लीजिएगा। रोहन ए बिंदु से चलना आरंभ करता है और पूरब की ओर 25 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 17 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ के वो 14 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ के 14 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 11 मीटर चलता है और बिंदु पी पे रुक जाता है। ये बिंदु ए था। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना होगा? पहले 25, फिर 17, फिर 14, फिर 11। अच्छा अंतिम बार एक बार और 11 मुड़ता है, यहां से एक बार और मुड़ता है, कितना? 11 मीटर, और बिंदु पी पे पहुंच जाता है। अब कहता है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितना जाना होगा। तो देख लो, उसे सबसे पहले नॉर्थ में जाना होगा। अब ये टोटल डिस्टेंस हमारा 17 है, 17 में से 11 निकल गया, तो बचा कितना? तो ये डिस्टेंस 9 बचा। 11 और 9 20, 11 और 6 17, ये डिस्टेंस 6 बचा। तो नॉर्थ में कितना? 6 किलोमीटर। देख लो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर बी को करेंगे, यही परफेक्ट आंसर होगा। एक ही भवन के 6 तल्ले पर रहते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देख लो क्या कहता है प्रश्न। ई एक सम संख्या वाले तल्ले पे रहता है, तो ई के साथ 3 पोजीशन आएगा ना, छोड़ दीजिए आगे, किंतु 6 पर नहीं। चलिए, यानी 2 ही पोजीशन ई का बचा। ए और ई जिन तल्लों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है, तो 7 होने के लिए अगर ये 2 लेंगे तो ये 5, यानी 2 व्यवस्था बनेगी। देखिए ई को अगर यहां रखेंगे तो ए को यहां रखना पड़ेगा, 5 2 7 हो गया। अगर हम ई को 4 नंबर पे रखें तो ए को यहां रखना होगा, तब 4 3 7 हो गए, क्योंकि ये कहता है ए और ई जिन तल्लों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है, तो ये 2 प्रोसेस बनेगा योगफल 7 के लिए। बी के ठीक ऊपर एफ रहता है, और जहां भी बाबू बी रहेगा ना, इसके ठीक ऊपर कौन? तो एफ रहेगा। अब देखो इस वाले कंडीशन में तो एक ही ऑप्शन बचता है बी एफ के लिए, एफ को यहां और बी को यहां रखिए, क्योंकि ठीक ऊपर बोला है। लेकिन इस वाले कंडीशन में फिर 2 कंडीशन बचते हैं, एफ बी को यहां भी रख सकते हैं या एफ बी को यहां भी रख सकते हैं। आगे चलिए, बी के ठीक ऊपर एफ, ई और डी जी तल्लों पर रहते हैं, उनका योगफल कितना है? 3 है। तो ई और डी का योगफल कितना है? 3 है। तो अगर ई यहां रखेंगे तो यहां डी रखना होगा। अब देखिए ई को अब यहां नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ई और डी को जोड़ करके 3 आएगा और ई अकेले 4 है, तो खत्म हो गया ये। अब बचा कौन? ए बी सी बचा हुआ है। पूछ रहा है ए और डी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?
तो ए और डी के बीच बच्चे 1 2 3 व्यक्ति रहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो प्रश्न अच्छा था। अगली संख्या निकालनी है 486 324 216 144। देख लो सारा स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। 4 चको 16, 24 का स्क्वायर। यहां तो दिख रहा है 18 का स्क्वायर, ये दिख रहा है 16 का स्क्वायर, और ये दिख रहा है 12 का स्क्वायर। अगली संख्या पूछ रहा है क्या होगा। ना, स्क्वायर दिख रहा है लेकिन स्क्वायर ले नहीं रहा है। 24 चको 96, 24 दूना 48, 48 57, 76 हो जाता है, 484 है। इसका मतलब अब अंतर निकालना होगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। चलो अंतर निकाल कर देखते हैं। देखिए 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2 गए 6 और 1, यानी पहले 162 की कमी हुई। 14 में से 6 गया 8, 1 में से 1 गया 0 1, 108 की कमी हुई। 6 में से 4 गए 2, 11 में से 4 गया 7, 72 की कमी हुई। अंतर का अंतर निकाल लो। 12 में से 8 गया 4 और 15 में से 10 गए 5, 54 का अंतर है। 8 में से 2 गया 6, 36, 46, 56, 18 का अंतर है। चलिए 18 का अंतर लेके आगे बढ़ते हैं। अगर यहां भी हम 18 का अंतर लेते हैं तो 36 में से 18 माइनस हुआ 18, ठीक है। 72 में से 18 माइनस करेंगे, 12 में से 8 4, 54, यानी यहां 54 माइनस होगा। 4 में से 4 गया 0, 90, नहीं। छियानवे लाने के लिए अगर 18 है, हम यहां 16 लेते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। 16 की कमी की है, 36 में से 16 माइनस हुआ 20, 72 में से 20 माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गया 5, माइनस 52, 4 में से 2 गया 2 और 14 में से 5 गया 9, 92, यानी और ज्यादा करना होगा। 4 और चाहिए हमें। चलिए लास्ट ऑप्शन, यहां -18 को -14 में बदले। 14 की कमी, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गए 2, यानी यहां हम लोग 22 की कमी करते हैं। 50 की कमी हो जाएगी 4, 9, नहीं। अब आ जाएगा बच्चे 96। आंसर लगा लीजिए, क्योंकि यहां कमी कितने की होगी, तो 12 की कमी होगी, और लास्ट अंतर जो आपका मिला 6 का मिल गया। ठीक है, देख लो 36 में से 12 घटाते हैं, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 1, 14, 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 1 गया 5, 58, 14 में से 8 गया 6 और 13 में से 5 गया। देखिए तो कितना हो गया, 14, 13 में से 5 गया
144 माइनस 58 6। नेक्स्ट वन देखिए, सभी विद्यालय महाविद्यालय हैं, जितना भी विद्यालय है ये सबका सब क्या है, तो महाविद्यालय है, और कोई महाविद्यालय जो है वो विश्वविद्यालय नहीं है। यही प्रश्न है। कुछ महाविद्यालय विद्यालय नहीं है, तो देखिए तो हम 100% कह ही नहीं सकते हैं कि कुछ महाविद्यालय विद्यालय नहीं है, गलत। कुछ विद्यालय विश्वविद्यालय हो सकते हैं, तो कोई भी विद्यालय विश्वविद्यालय नहीं हो सकता है, यानी ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। यही लास्ट क्वेश्चन था। आज की सभा बच्चे हमें ही बर्खास्त करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात हमारी नेक्स्ट टेस्ट में होगी और फिर से हम लोग नेक्स्ट नए क्वेश्चंस को एंजॉय करेंगे। सभी प्यारे बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। नेक्स्ट मुलाकात।